कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाला हूं। आज की इस वीडियो में FYUP सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 सेशन का मेजर पेपर 2 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का। आपके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप सही बच्चों को हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने, चाहे इजिप्ट हो चाहे मेसोपोटामिया, पढ़ना पड़ सकता है आप सही बच्चों को। ये टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला क्लास है मेजर पेपर 2 हिस्ट्री का। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी आप सही बच्चों को हमारे चैनल पे मेजर पेपर 2 हिस्ट्री हो या फिर आपको जो भी पेपर पढ़ने होंगे वो सारे के सारे प्लेलिस्ट अपडेटेड कर दिए गए। आप जाके उन वीडियोस को देख के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। पसंद आने पर लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको वहाँ से मिलता रहेगा। तो यूनिट 1 में बेसिकली हम लोग इजिप्ट के बारे में पढ़ने वाले कि इजिप्ट का जो राइज हुआ या फिर डाउनफॉल हुआ, फिर उसके बाद गवर्नेंस सिस्टम क्या था, नया सिस्टम क्या है, नया किंगडम क्या था, फिर मेसोपोटामिया में सुमेरियन जो सभ्यता था या बेबुलियंस जो थे, बेसिकली ये सब पढ़ने वाले, सुमेरियंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर असायरेंस क्या थे हमारे पास, इजिप्ट का और सुमेरियंस का क्या कंट्रीब्यूशन, इस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यूनिट 1 इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया बेसिकली हमारे पास टॉपिक रहने वाला है। ये टॉपिक देखिए थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि आप सही बच्चों को इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। टॉपिक बड़ा है तो सारे के सारे सवाल को चलिए हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और पहला सवाल नोट डाउन करिएगा कि मिस्र के पुरातन जो साम्राज्य यानी ओल्ड किंगडम के उदय के कारण का वर्णन करना। यानी मिस्र का देखिए जो पुरातन साम्राज्य, पुराना साम्राज्य था, उसका उदय का क्या कारण था, राइज होने का क्या कारण था। तो पूरा पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं तो मिस्र का देखिए जो पुरातन साम्राज्य वो लगभग माना जाता है 2686 से लेकर 2181 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। और ये हमारे प्राचीन, ये हमारे मतलब मिस्र का इतिहास का बोला जाता है कि इसे स्वर्णिम युग माना जाता है या स्वर्णिम काल माना जाता है इस कालखंड को। ठीक है। इसके उदय के पीछे देखिए बहुत सारे कारण है हमारे पास। उन कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहले भौगोलिक स्थिति और नील नदी। आपको मालूम होगा मिस्र में है नील नदी। तो नील नदी के जो उपजाऊ घाटी ने वहाँ का जो कृषि उत्पादन था, मतलब जो बेसिकली हमारे पास जो प्रोडक्शन था कृषि से जुड़ा हुआ, उसको संभव बनाया, जिससे वहां पर एक बस्ती जो रह सका, वो निर्भर हो सका और शक्तिशाली जो शासक थे उनका यहाँ पर उदय संभव हो पाया। यानी सबसे पहले क्या था हमारे पास कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी मिस्र की वो बहुत बेहतर थी। किसके कारण? नील नदी के कारण। ये सबसे पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पॉइंट बताया हुआ है राजनीतिक। अगर हम एकीकरण के बारे में बात करें, जैसे ऊपरे और जो निचले मिस्र का एकीकरण जो है वो प्रथम जो कह सकते हैं फराहो नॉर्मन, जिसे मैनेस द्वारा किया गया था, जिसने क्या किया था, पूरा शासन व्यवस्था को एक केंद्रीकृत रूप में स्थापित किया। मतलब सारे के सारे जो पावर रहेंगे वो राजनीतिक एकीकरण के रूप में किया, जिस वजह से ये मिस्र जो रहा, ये पुरातन जो साम्राज्य है वो सफल हो सका हमारे पास। तीसरा पॉइंट बताया हुआ है यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो एक प्रकार से मजबूत थी। जैसे फराहो का देवतुल्य जो शासक है उन्हें माना जाता था, जिनका मतलब जो ऑर्डर रहता था वो उस ऑर्डर को कोई कुछ क्रॉस नहीं कर सकता। वो ऑर्डर क्या है? सर्वोच्च है, वही नेता है, वही सब कुछ है, उनका जो बोल दिया वही सही रहने वाला है। ठीक है। इस प्रकार से थ्योरी चलता था वहां पर। अगला हमारे पास है आर्थिक समृद्धि। मतलब नील नदी के किनारे आपको मालूम है कृषि, पशुपालन, व्यापार, इन सभी चीजों से क्या होने लगा, भरपूर यहाँ पर संसाधन हमारे उपलब्ध हुए, जिससे यहाँ की आर्थिक जो समृद्धि वो लगातार यहाँ पर बढ़ती चलेगी। तीसरा अगर हम लोग सॉरी पांचवा पॉइंट अगर बात करें तो इसमें है धार्मिक विश्वास। जैसे धर्म में बेसिकली क्या किया, उसने फराओ की सत्ता को वैधता दी और लोगों में बेसिकली क्या एक प्रकार की एकता वहां पर कायम की गई। तो इस काल में जो विशाल हमारे पिरामिड देखने को मिलते हैं वो इसी समय कालखंड के माने जाते हैं, जो राजनीतिक शक्ति, आर्थिक क्षमता और वहाँ की धार्मिक आस्था जो लोगों की है वो इस चीज को सबको यहाँ पर प्रदर्शित करने का या प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार भौगोलिक हो गया, चाहे आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से, और धार्मिक कारकों के संगम ने क्या किया, पुरातन साम्राज्य का यहाँ पर जो उदय है वो यहाँ पर संभव बनाया हमारे पास। अगर बात करें पुरातन साम्राज्य का जो शासन तंत्र है उसके बारे में बात करें तो पुरातन साम्राज्य में देखिए जो शासन है वो तो पूरा पूरी केंद्रीकृत था। यानी फराहो को वहां का जीवित देवता माना गया था और जितने भी राजनीतिक, चाहे धार्मिक और सैन्य शक्ति का वो एक केंद्र बन चुका था। फराहो की भूमिका बात करें तो देश का सर्वोच्च शासक उन्हें माना जाता था। न्यायाधीश बोलिए, सेनापति ने सब कुछ वही थे वहां के माना जाता था। ठीक है। अगला बात करें प्रशासनिक संगठन के बारे में तो वजीर की जो पोस्ट था हमारे पास, वजीर जो था फराहो का एक मुख्य सलाहकार था और एक प्रशासनिक प्रमुख भी था। उसके अधीन जितने भी देखिए प्रांतपाल हो गए या जो टैक्स अधिकारी हो गए, हमारे कर अधिकारी, और जो न्यायाधीश थे वो सारे के साथ इनके अंतर्गत कार्य करते थे। सैन्य संगठन के बारे में बात करें तो सेना का उपयोग न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि देखिए जो पड़ोसी क्षेत्र होते थे उन पे विजय प्राप्ति के लिए भी लोग इस्तेमाल करते थे। कानूनी व्यवस्था के बारे में बात करें
तो कानूनी व्यवस्था जो थी बेसिकली वो धार्मिक विश्वासों पर आधारित थी और देवताओं की इच्छा को बेसिकली यहाँ पर क्या कानून माना जाता था, ऐसा वहाँ का विश्वास था। शासन तंत्र में जो राजनीति हो गई, धर्म हो गया और सैन्य शक्ति का यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा मिश्रण देखने को मिलता था, जिससे साम्राज्य को एक प्रकार स्थिरता मिली, मतलब वो साम्राज्य वो परमानेंट हो गया और एक मजबूती यहाँ पर साम्राज्य को प्रदान किया गया। अगर हम बात करें पुरातन साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो आर्थिक व्यवस्था थी, यानी जो हमारे पास अर्थव्यवस्था थी, वो कृषि प्रधान थी। मतलब सब कुछ जो था कृषि पर निर्भर था। कृषि आपको मालूम है, नील की जो नील में नदी बाढ़ आता था उससे मिट्टी उपजाऊ होती थी, जिससे गेहूं, जौ, सब्जी या फल उगाए जाते थे। सिंचाई व्यवस्था में नहर और बांधों का निर्माण कर जो भी जल है उसको नियंत्रित किया जाता था। अगर जब हमारे पास फसल अच्छा होगा तो उसके बाद बेचेंगे भी, तो फसल जो अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में सोना, तांबा, लकड़ी और जो भी आपको विलासिता की वस्तु थी वो आयात यहाँ से की जाती थी। कर प्रणाली मतलब टैक्सेशन लगाया जाता था। किसानों से अनाज के रूप में कर वसूला जाता था, जो मंदिर और जो मान ली शाही भंडार होते थे उनमें रखा जाता था वहां पर। तो इस आर्थिक समृद्धि ने क्या किया, बेसिकली जो पिरामिड जैसे हम विशाल जो संरचना देखते हैं उन सब चीजों का ये निर्माण उन्होंने संभव बना पाया हमारे पास। अगर हम बात करें पुरातन साम्राज्य का जो धार्मिक जीवन था उसके बारे में बात करें तो धर्म जो था वो मिस्रवासी के जीवन का क्या था, एक अभिन्न अंग था। अगर हम बहुत बात करें बहुदेववाद, सूर्य देव रा, मृत्यु के देव जो ओसिरिस माना जाता था, आकाश देवी नट, जैसे अनेक देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा की जाती थी। तो परलोक विश्वास यानी मृत्यु के बाद यहाँ पर जीवन विश्वास माना जाता था कि मरने के बाद भी जो कह सकते हैं मृतक के शव का यहाँ मम्मीकरण भी किया जाता था। मंदिर हो गए धार्मिक अनुष्ठान और पूजा का एक केंद्र था। फराव की जो धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें तो उसे देवता का एक अवतार मान के यहाँ पर लोग पूजते थे। तो धर्म न केवल समाज को एकजुट किया बल्कि एक प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ की कला, वास्तुकला और जो भी यहाँ की संस्कृति है उसके विकास में भी उन्होंने योगदान किया। तो पुरातन साम्राज्य की जो कला और स्थापत्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर पिरामिड निर्माण, जैसे गीजा के जो पिरामिड है वो विश्व के अभी भी आश्चर्यों में से गिने जाते हैं। मूर्ति कला के बारे में बात करें तो मूर्ति कला देवताओं, फराओ और रानियों की प्रतिमा यहाँ पर बनाई जाती थी। चित्रकला में अगर हम देखें तो मंदिर और कब्रों की जो दीवारों पर चित्रांकन किया जाता था। वास्तुकला में मंदिर, समाधि और विशाल का जो मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। तो कला में तो आप यहाँ पर यथार्थवाद और धार्मिकता का बहुत ज्यादा एक अनूठा संगम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन का आंसर जो कि आपको समझना था कि मिस्र में यहाँ पर पूछा जाएगा कि पुरातन जो व्यवस्था था या पुरातन जो साम्राज्य था उसका उदय होने के पीछे क्या कारण था, तो ये आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि भीविया है जो पेपर में पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा जाएगा ये हमारे पास है कि पुरातन साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी और प्रशासनिक जो संरचना थी उसका आपको विश्लेषण करना है। यानी जो पुराना सभ्यता था हमारे पास या साम्राज्य था उसकी शासन व्यवस्था और प्रशासनिक संरचना का देखिए यहाँ पर आपसे जो सिलेबस में आपका सिलेबस जो टॉपिक पूछा गया मिस्र है, मेसोपोटामिया, उससे रिलेटेड आपको बताना। ये नहीं कि आप किसी भी साम्राज्य की पुरातन साम्राज्य की व्यवस्था बता सकते हैं, तो जो टॉपिक से पूछा उससे रिलेटेड बताइएगा। ठीक है, तो पुरातन साम्राज्य की शासन व्यवस्था प्रशासनिक संरचना बात करें तो हमने आपको बताया कि मिस्र का जो पुरातन साम्राज्य है यानी जो ओल्ड किंगडम है वो लगभग 2681 ईसा पूर्व से लेकर 2181 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ। इसे हम प्राचीन मिस्र का पिरामिड युग कहते हैं या फिर स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। इस काल में आपको मालूम है कि जो सारे के सारे मतलब जो पूरा पावर था वो फराहो के अधीन था बेसिकली हमारे पास। और मिस्र वासियों का मानना था कि फराहो ना केवल बेसिकली राजनीतिक शासक है, उन्हें देवता का प्रतिनिधि भी माना जाता था और या फिर कभी कभी वो देवता का एक अवतार भी मानते थे। और इसी विश्वास के कारण शासन व्यवस्था में क्या हुआ, एक धार्मिक और राजनीतिक तत्वों द्वारा गहरा मिश्रण हमें देखने को मिलता है। प्रशासनिक संगठन हो अत्यंत बहुत जटिल होता है लेकिन एक प्रकार से ये व्यवस्थित रूप में था जो कि एक विशाल साम्राज्य के हर क्षेत्र में ये नियंत्रित करने में मतलब सक्षम था हमारे पास। तो पहला पॉइंट है हमारे पास जिसमें शासन का स्वरूप कैसा था हमारे पास। तो पुरातन साम्राज्य उसकी जो शासन व्यवस्था वो राजतंत्रीय और धर्मतंत्रीय थी। राजतंत्र में बात करें तो फराओ को सबसे मतलब ऊंचा शासक माना जाता था और राज्य का स्वामी भी उन्हें माना जाता था। धर्मतंत्र के बारे में बात करें तो फराओ को देवत्व प्राप्त था और उन्हें मतलब कह सकते हैं देवताओं के रूप में माना जाता था। और शासन को बेसिकली जो शासन लोग करते हैं उन्हें धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखते थे। केंद्रीकरण के बारे में बात करें तो समस्त जो राजनीतिक हो गए, आर्थिक और जो धार्मिक शक्तियां वो लगभग फराओ के हाथ में यहाँ पर मिलती थी। तो इस अवस्था में या व्यवस्था में हमारे पास जनता की जो भागीदारी थी वो ना के बराबर थी और सभी जो निर्णय है वो सब के सब यहाँ फराओ के द्वारा लिए जाते थे। फराओ की स्थिति और अधिकार के बारे में बात करें तो फराओ मिस्र के शासन का यहाँ केंद्र था। देवता का लोग प्रतीक मानते थे। उन्हें सूर्य देव रा का पुत्र माना जाता था। सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था, यानी न्याय व्यवस्था में अंतिम निर्णय वही लेते थे। सैन्य नेता था, सैन्य का संचालन और युद्ध का नेतृत्व करते थे। धार्मिक मंदिर जो या प्रमुख मंदिर और जो धार्मिक अनुष्ठान है उनका उन्हें सर्वोच्च यहाँ पर संरक्षक माना जाता था।
आर्थिक नियंत्रण उनके पास था, भूमि, खदान, व्यापार, कर संग्रह का इनके पास पूरा नियंत्रण था। तो फराव की जो शक्ति है वो पूर्ण और यहाँ पर असीमित थी, जो जो ईश्वर के बेसिकली आदेश के मतलब ईश्वर का इच्छा के आदेश के माना जाता था। अगर हम बात करें इनके प्रशासनिक संरचना की, तो सबसे पहले वजीर था जो कि एक प्रधान प्रशासक था वहाँ का। वजीर फराव का सबसे एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। फराव के आदेश को उसका लागू करना काम रहता था, कर संग्रहण, भंडार की देखरेख करना, कानून व्यवस्था, ये सब चीज बनाए रखना था। प्लस भूमि का मापीकरण हो गया या सिंचाई जो कार्य होते थे उनका प्रबंधन। तो वजीर को उस मतलब बेसिकली मिस्र का राज्य का दूसरा व्यक्ति माना जाता था और वो शाही परिवार के सबसे जो प्रमुख विश्वास पात्र है उन व्यक्तियों में से चुना जाता था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रांतीय प्रशासन हो गए, नॉर्मेज की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो मिस्र को देखिए हम लोग कई प्रांतों में बांटते हैं, जिसे नोम के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। प्रत्येक नोम का जो प्रमुख होता है उसे नोमार्क कहा जाता था। वे क्या करते थे, कर संग्रह, स्थानीय जो कानून व्यवस्था होगी, कृषि व्यवस्था होगी, उसके बेसिकली प्रभारी थे। शुरू में नोमार्क जो थे पूरी तरह फराहो के अधीन थे, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे वो पावर्स में आते रहे वो धीरे धीरे शक्तिशाली बनते रहे अपने स्थानीय बेसिस पर। एक वर्ग था हमारे पास जिसे लिपिक वर्ग, जिसे स्क्राइब्स कहा जाता है। तो शासन की यूनिट माना जाता है जिसमें कर, जनगणना, भूमि माप, सरकारी आदेश और व्यापार जो रिकॉर्ड होते थे उनका संकलन करना इनका काम था। चित्रलिपि में निपुण थे और गणित के बहुत ज़्यादा जानकार थे। सैन्य संगठन के बारे में बात करें तो सेना का जो कार्य था, सेना का कार्य सीमाओं की रक्षा करना और जो आंतरिक शांति है उन्हें बनाए रखना था। स्थानीय सेना के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर किसानों को भी यहाँ भर्ती पे किया जाता था। हथियार में भाले, धनुष बाण, ढाल, कभी कभी रथों का यहाँ इस्तेमाल होता था हमारे पास। अगर हम बात करें यहाँ के जो धार्मिक प्रशासन के बारे में बात करें तो मंदिर का जो संचालन है वो पुरोहित द्वारा किया जाता था। फराहो मंदिर के बेसिकली सर्वोच्च संरक्षक थे। मंदिर न केवल पूजा के स्थल थे बल्कि आर्थिक केंद्र भी थे, जहां पर अनाज, सोना और जो उपहार थे उनको संरक्षित कर रखा जाता था। कानून और न्याय व्यवस्था में बारे में बात करें तो कानून जो है धार्मिक सिद्धांत पर थे। अपराधों को बेसिकली सत्य और न्याय की देवी के विरुद्ध यहाँ पर पाप माना जाता है। हत्या, चोरी, कर चोरी, विद्रोह पर यहाँ कठोर दंड मिलता था और न्याय देने में फराहो का अंतिम अधिकार होता था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें आर्थिक प्रशासन के बारे में बात करें तो कृषि उत्पादन का जो आकलन कर मतलब बेसिकली उसका सारा डेटा निकाल कर संग्रहण के लिए आवश्यकता। नील नदी की बाढ़ के बाद जो भूमि की नाप की जाती थी, भंडार गृह है जिसे हम ग्रेनिस कहते हैं, उनमें अनाज को संग्रहित किया जाता है जिससे अकाल के समय मान लीजिए अनाज की जरूरत पड़े तो यूज किया जाएगा हमारे पास। व्यापार की देखरेख और विदेशी वस्तुओं का यहाँ आयात होता था। ठीक है, अगर छठा नंबर पॉइंट बात करें तो सार्वजनिक जो कार्य और निर्माण प्रशासन में यहाँ पर पिरामिड, मंदिर और समाधि निर्माण कराया जाता था। निर्माण कार्यों में हजार मजदूर होते थे, कारीगर, इंजीनियर कार्य थे। राज्यों द्वारा यहाँ पर भोजन, आवास और उपकरण यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते थे। निर्माण जो परियोजनाएं चलती थी जिनमें फराव की शक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, शासन की अगर व्यवस्था के बारे में बात करें, यहाँ विशेषता के बारे में बात करें तो पूरी जो पावर था वो जो फराव के नियंत्रण पर था, जिसे पूर्ण केंद्रीकरण भी कह सकते हैं। धार्मिक वैधता के बारे में बात करें तो जनता द्वारा शासन को ही बेसिकली ईश्वरीय व्यवस्था लोग मानते थे। लेखांकन और अभिलेख के बारे में बात करें तो शासन में रिकॉर्ड रखने की सटीकता परंपरा थी। जो संगठित श्रम व्यवस्था था जिसमें कृषि, निर्माण और सैन्य कार्यों के लिए एक सुव्यवस्थित क्या था हमारे पास श्रमिक वर्ग जो था वो कार्य करता था। शासन की सीमाएं और देखिए कुछ कमजोरी भी था, जिसमें अत्यधिक अगर आप केंद्रीकरण कर दोगे तो जो स्थानीय प्रशासन है उसकी स्वतंत्रता क्या जो लिमिट हो जाएगी। समय के साथ साथ जो नोमार्क्स मतलब किसी एरिया के जो बेसिकली हेड रहते थे उनकी शक्तियां बढ़ाई, जिससे फराव की जो पकड़ थी वो ढीली हो गई। फिर क्या हुआ कि जो विशाल निर्माण कार्य थे उन पर अत्यधिक यहाँ पर संसाधन क्या होने लगा, खर्च भी यहाँ बढ़ने लगा हमारे पास। तो पुरातन साम्राज्य की बेसिकली जो शासन व्यवस्था थी वो विश्व की सबसे संगठित और केंद्रीय व्यवस्थाओं में से एक प्रकार था। इसमें राजनीतिक भी देखने में मिलता था, धार्मिक, बेसिकली आर्थिक और जो सामाजिक नियंत्रण एक ही व्यक्ति फराव के हाथ में था। तो एक सक्षम प्रशासनिक भले था, ढांचा था, प्रशिक्षित लिपि वर्ग था, सुव्यवस्थित कर प्रणाली था और धार्मिक विश्वास में इसमें स्थिरता और शांति प्रदान की। हालांकि आप समय के साथ कह सकते हैं यहाँ पर अत्यधिक केंद्रीकरण करना भी हानिकारक होता है, जिससे यह कह सकते हैं प्राचीन विश्व में शासन के लिए एक आदर्श भले मॉडल ये हमारे पर उभर के आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 2 क्वेश्चंस करा दी। ये 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो मोस्ट बिहेवियर सवाल कर लीजिए। ये सवाल आपको 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों को। जय हिंद और जय भारत।